सेक्शन 15 को शुएब साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैं मजीद फिर बता देता हूँ अरेस्ट एंड डिटेंशन को। अरेस्ट एंड वो कहता है कि जी 55 सबसेक्शन 1 में कि जी आपका जो जजमेंट डेटर होगा उसको किसी टाइम भी किसी वक्त भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी दिन और किसी टाइम अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक हो गया। लेकिन प्रोवाइजो में कहा गया कि जी उसको रात के वक्त मतलब मगरिब के बाद और फजर से पहले नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद कहता है कि जी आपको घर में जाना है तो पहले आपने नोटिस देना है। ठीक है, आपने नोटिस देना है। ठीक है, और नोटिस दे के अगर आपको रीज़न टू बिलीव है कि जी वाकई बिल्कुल इधर ही होगा मुलजिम, तो आप फिर उसका विंडो वगैरह तोड़ सकते हैं बस। ठीक है, विंडो वगैरह तोड़ सकते हैं। थर्ड वो बताता है कि जी अगर आपका उधर लेडीज़ वगैरह रहती हैं तो उनको नोटिस देंगे कि जी आप यू आर सेट एट लिबर्टी, आप बाहर जाना चाहें तो जा सकती हैं। और वो जब मतलब नोटिस के बाद अगर चली जाती हैं तो ठीक है, नहीं जाती तो फिर उसके बाद आप उसको अंदर जाकर अरेस्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। और चौथा वो था कि जी अगर आपका जो पेमेंट है मनी के लिए, ठीक है, और वो जो जजमेंट डेटर है ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट करना चाहता है का या कह देता है तो आपको आप उसी टाइम शेल एट वंस रिलीज, तो उसको उसी टाइम रिलीज कर दिया जाएगा, मजीद उसको डिटेन नहीं किया जाएगा। और उसके बाद दो में बताता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट डिक्लेयर दैट एनी पर्सन, वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जी जरदारी साहब के अगेंस्ट डिक्री आ जाती है या इमरान खान साहब के अगेंस्ट, ठीक है, और उनको अरेस्ट करने से लगता है कि जी हंगामा हो जाएगा, पब्लिक बाहर आ जाएगी, ठीक है, अवाम बाहर आ जाएंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, रूल्स बनाएगी तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग उनको अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद कहता है कि जी एक बंदा जब वे ये नासिर साहब आपका आंसर है कि अ जजमेंट डेटर डिटेन इन प्रिजन अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट merely रीजन ऑफ अंडरगोइंग सच प्रिजन बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ डिक्री, कि एक साल अंदर रह गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी डिक्री से डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा डिस्चार्ज हो गया है, लेकिन बट ही शैल नॉट बी लायबल टू रीअरेस्ट अंडर द डिक्री इन एग्जीक्यूशन विच वाज सो रिटेन, कि सेम डिक्री में वो उसको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन यह है कि वो बंदा की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, लायबिलिटी किसी सूरत में डिस्चार्ज नहीं होगी अरेस्ट अंदर जाने से। ठीक होगा जी। आ गया जी हमारा मेन सेक्शन 56। सर सॉरी टू इंटरप्ट, पर एक क्वेश्चन है कि अगर एक इंसान को कितना टाइम मतलब 1 साल तक उसको जो है वो डिटेन अरेस्ट किया जा सकता है? जी मैडम, सिविल सिविल की बात कर रहे हैं कि सिविल लायबिलिटी में आपको 1 साल से ज्यादा डिटेन नहीं जी कर सर। सकते, सिविल लायबिलिटी की बात हो रही है। और सर अच्छा ठीक है सर, थैंक जी सर। जी थैंक मैडम, आपके खिलाफ मैडम शाजिया ने आपके खिलाफ दावा दायर किया, उन्होंने 10 लाख की डिग्री ले ली। अब 10 लाख की डिग्री कैसे एग्जीक्यूट की जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 51 क्या कहता है कि जी आपको नोटिस किया जाएगा, नोटिस के बाद आपको अरेस्ट डिटेन किया जाएगा। ठीक है, अरेस्ट डिटेन करके भी अगर नहीं बनता तो फिर आपकी प्रॉपर्टी, वो सेक्शन 60 में हम पढ़ेंगे, आपकी ऑल टाइप्स की प्रॉपर्टी, वो वाइदर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो अटैच की जा सकती है, अटैच के बाद सेल भी की जा सकती है। ठीक है, अटैच के बाद सेल भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये तरीकेकार है। आपको अगर अरेस्ट किया जाता है तो आप 1 साल अंदर रहेंगी, जेल के अंदर रहेंगी, उससे ज्यादा आपको मैडम शाजिया जो है वो ज्यादा दिल जेल में नहीं रखवा सकती। ठीक है, 1 साल तक आप मैक्सिमम जेल में रहेंगी। ठीक हो गया। चलो जी, आ गया जी 56। कहता है प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन। कहता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस पार्ट द court shall not order the arrest or detention
इन प्रिजन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। के वुमेन के खिलाफ कोई डिक्री आ गई है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जैसे अदील साहब हैं, अदील साहब ने दावा डिग्री दायर किया मैडम शाजिया के अगेंस्ट, ठीक हो गया, और मैडम शाजिया के अगेंस्ट डिग्री आ गई 10 लाख की। अब अदील साहब चाहें कि जी मैं उनको अरेस्ट करवा लूं, नहीं, वो नहीं हो सकती 56 के अकॉर्डिंग। वुमेन को उनकी मनी डिक्री में कि रिकवरी ऑफ मनी में रिलीज अरेस्ट नहीं कराया जा सकता। हाँ, और कोई डिग्री है तो उसमें करवाया जा सकता है, जैसे सूट पर पोजीशन है या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है या कोई कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इस तरह के और कोई हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन रिकवरी ऑफ मनी में उसको वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा है, देखे कि 51 में भी कहा गया कि जी अरेस्ट हो सकता है बंदा, ठीक है। एग्जीक्यूशन कैसे होगी, अरेस्ट हो सकता है भाई, अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये देखें 51 में कहा जी अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट हो सकता है बंदा, ठीक हो गया। इसी तरह 55 में उसका तरीकाकार बताया गया कि जी कैसे अरेस्ट होगा, ठीक है, ये कैसे अरेस्ट होगा ये 55 में बताया गया है, ठीक हो गया। अब बंदा अरेस्ट हो गया है, क्या जी, बंदा अरेस्ट हो गया है तो उसको कैसे रिलीज किया जाएगा। एक बंदा जेल में है, एक बंदा सिविल प्रिजन में है, तो उसको कैसे रिलीज किया जाएगा, उसका तरीकेकार 58 में डिस्कस किया गया, 58 में डिस्कस किया गया है। कहता है एवरी पर्सन डिटेन इन प्रिजन in execution of decree shall be released from such detention before expiry of period of detention if amount mentioned in the warrant for his detention is paid to the officer in charge of prison। देखें कि जी आपका डिग्री होती है ना, डिग्री में पहले कोर्ट बेलेबल वारंट इश्यू करती है, ठीक है। आपका जो इजरा होता है, किसी डिग्री का इजरा होता है तो वो क्या करती है, पहले बेलेबल वारंट इश्यू करती है, ठीक हो गया। बेलेबल वारंट में आपका एक पर्सन अरेस्ट हो गया है तो अगर वो उतनी जितनी पेमेंट उस वारंट पे लिखी हुई है, जैसे 50 लाख 50,000 30,000 या 1 लाख या 30 लाख, जितनी की उनके अगेंस्ट डिग्री होती है उतनी का वारंट होता है। सपोज के मैडम के खिलाफ 10 लाख की डिग्री है तो वारंट भी 10 लाख का होगा। मैडम साहबा के खिलाफ 5 लाख की डिग्री है तो वारंट भी कोर्ट इशू करेगी 5 लाख का। और पहला होगा बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट में अगर वो पेमेंट कर देती है, ठीक है, बेलेबल वारंट में अगर वो पेमेंट कर देती हैं तो फिर उनको उनके खिलाफ फिर मतलब उनको उसी टाइम रिलीज कर दिया जाएगा। अगर जितनी बेलेबल वारंट है, वारंट की अमाउंट 10 लाख है, 10 लाख वो बंदा पे कर देता है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। आगे कहता है अगेंस्ट डिक्री डिक्री अगेंस्ट हिम इज अदरवाइज फुली सेटिस्फाइड, कि उसके खिलाफ जो डिक्री थी वो कंप्लीट हो गई है, डिक्री थी कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट सेटिस्फाई हो गई है। सेटिस्फाई का मतलब वो जो डिक्री में डिक्री थी वो कंप्लीट हो गई है। सपोज के डिक्री थी, अदील साहब ने डिक्री ली है मैडम शाजा के अगेंस्ट कि जी 10 लाख की रिकवरी की, 10 लाख की डिग्री हो गई है, मैडम शाजा ने 10 लाख पे कर दिया, तो वो समझा जाएगा कि जी डिक्री सेटिस्फाई हो गई है, डिक्री सेटिस्फाई गई है। तो जब डिक्री सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब सब जो लाइबिलिटी थी, जी 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 तो मतलब जो बिल्कुल, लाइबिलिटी थी वो फुलफिल हो गई है। जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, जो लायबिलिटी थी वो फुलफिल हो गई है, तो ये समझा जाएगा कि डिग्री सेटिस्फाई हो गई है। और सेटिस्फाई हो गई है तो जिस टाइम डिग्री सेटिस्फाई हो जाती है तो वो आपका पर्सन रिलीज हो जाता है, वो पर्सन रिलीज हो जाता है। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका थर्ड वन, कि ऑन दी हुज एप्लीकेशन ही हैज सो डिटेन्ड डिटेन सो रिक्वेस्टेड। देखें कि अदील साहब ने डिग्री ली, अदील साहब ने अरेस्ट करवा लिया मैडम शाजिया को जिनके अगेंस्ट डिग्री थी। अब अदील साहब एप्लीकेशन देते हैं कि जी इनको रिलीज कर दें तो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये रमज़ान से पहले
एक पर्सन को ऐसे रिलीज कराया था, वो बंदा जेल में था और मेंटेनेंस का सूट चल रहा था, वो जेल में था। बीवी ने मेंटेनेंस सूट का सूट किया था, बीवी मतलब एक्स उसकी वाइफ, पहले डाइवोर्स हो चुकी थी। वो बंदा जेल में था, तो वो मैडम कहती कि जी उसको छुड़वा दें। मैं क्या खैर तो हो गए कंप्रोमाइज, कहते नहीं नहीं बस मुझे अब तरस आ गया है, मैं नहीं चाहती कि वो मजीद ज़्यादा जेल में रहे। 3 लाख बकाया रहता था, उसने कहा जी मैं विड्रा करती हूँ अपना क्लेम। तो वो उनने आके बयान दिया, रोक कर चली गई थाने पे, और वो बंदा रिलीज हो गया। तो ये तरीक़ेकार है कि जो जिसने उस पर्सन को अरेस्ट करवाया है, जिसने उस पर्सन को अरेस्ट करवाया है, वो उस पर्सन के कहने पे भी आप मतलब उस पर्सन वो पर्सन आके कोर्ट में बता दे कि जी इनको रिलीज कर दें, तो फिर रिलीज कर देते हैं। ठीक हो गया जी। आगे है जी आपका प्रोवाइजर। प्रोवाइजर दैट provided that he shall not be released such detention with due order of court। अब देखें कि जी वो मैडम थी, मैडम ने कैसे उसको रिलीज कराया, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैंने कोर्ट में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी। कोर्ट सूट फिक्स था 9वें महीने के लिए। मैंने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी, वो मैंने वही अगस्त में वही निकलवाई, फाइल निकलवा के कोर्ट में पेश की, और पेश करके जी मैंने कहा जी ये पर्सन है, उसको रिलीज करवाना है। तो हमने किससे ऑर्डर करवाया? कोर्ट से। किससे ऑर्डर करवाया? कोर्ट से। वो बंदा रिलीज जेल के अंदर था, कैंप जेल में, लाहौर की कैंप जेल में जेल रिलीज अंदर था। तो हमने जाके जेल सुप्रीडेंट को नहीं कहा कि जी इनको अरेस्ट कर दें, रिलीज कर दें, नहीं, जेल सुप्रीडेंट कर ही नहीं सकता, जेल सुप्रीडेंट कर ही नहीं सकता। तो हमने एप्लीकेशन कहाँ दी? कोर्ट में। कोर्ट में एप्लीकेशन दी तो कोर्ट ने ऑर्डर किया और वो बंदा रिलीज हो गया। ठीक हो गया। आगे कहता है जी 59 जो है, रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। इलनेस पे भी आप रिलीज करवा सकते हैं। जैसे अभी मियाँ साहब गए हैं कि उनकी प्लेटलेट्स जो थी उसकी तादाद कम हो गई थी, ठीक है, तो बंदा इस ग्राउंड पे भी रिलीज किया जा सकता है। आ गया जी आपका 60, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 60, अटैचमेंट का। सारा तरीकेकार अटैचमेंट का इसमें बताया गया, सारा तरीकेकार इसमें बताया गया अटैचमेंट का। ठीक हो गया। 60 क्या कहता है? 60 कहता है कि जी आपकी प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल है या इमूवेबल है, चाहे मूवेबल है या इमूवेबल है, वो अटैच की जा सकती है, वो अटैच की जा सकती है। और वो प्रॉपर्टी सेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, सेलेबल का मतलब कि वो कोई प्रॉपर्टी कोई वैल्यू रखती हो। चलें जी, कहता है जी फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज लायबल टू अटैचमेंट, फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब ये डिटेल है, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। ठीक है, नेमली लैंड, उसकी जो ज़मीन है वो अटैच हो सकती है, जो भी है, उसका घर है वो अटैच हो सकता है, या कोई बिल्डिंग है उसकी, ठीक है, शहर में या कहीं पे और बिल्डिंग है घर के अलावा जहाँ पे रहता है उसके अलावा, ठीक है, वो अटैच हो सकती है। या कोई गुड्स, गुड्स स्पेशली आप बिजनेस लैंग्वेज पढ़ेंगे कि मतलब आई एम कम बी कम, वहाँ पे गुड्स की बात होती है, गुड्स से मुराद जिनसे वो कारोबार करते हैं, वो अटैच हो सकती हैं, वो भी हो सकती हैं। और उसके अलावा आपका मनी, मनी आपकी उसकी कोई रकम है, कोई बैंक में पड़ी है, ठीक है,
वो अटैच हो सकती है, उसके पैसे हैं वो अटैच हो सकते हैं, बैंक नोट्स हैं वो अटैच हो सकते हैं, चेक है वो अटैच हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज किसी को दिया है तो वो भी अटैच हो सकता है। हुंडीज, हुंडीज होता है आपका, वो भी इसी में आ जाता है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, चाहे प्रोमिनी नोट या दूसरा आपका है, तीन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये चीज़ें आ जाती हैं, प्रोमिनी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये हुंडीज में आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि आप सेविंग बैंक में, मतलब बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हैं, कि सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं आप, सेविंग सर्टिफिकेट्स, वो सिक्योरिटीज आप अटैच हो सकती हैं। या अभी मैंने एक सक्सेशन लिया, उसमें 20 लाख के सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए हुए थे। ठीक है, 20 लाख के सेविंग सर्टिफिकेट, तो वो क्या है, वो सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसके बॉन्ड हैं या और कोई सिक्योरिटीज हैं, वार मनी डेट शेयर इन कॉर्पोरेशन, शेयर इन कॉर्पोरेशन, जैसे आप पेप्सी के शेयर्स खरीद लेते हैं, या आप ओगरा के शेयर्स खरीद लेते हैं, या आप जो पब्लिक कंपनीज हैं यूनिलीवर के शेयर्स खरीद लेते हैं। ठीक हो गया। तो वो शेयर्स जो आपके पास हैं वो भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, वो भी अटैच हो सकते हैं। ठीक हो गया। आगे जी आपका, एंड सेव एज हेयर एंड आफ्टर मेंशनड ऑल अदर सेलेबल मूवेबल और मूवेबल बिलोंगिंग टू जजमेंट डाटा। तो ये आपकी ये लाइन इनफ है, ये लाइन आपकी इनफ है, ये लाइन। ठीक हो गया। ये लाइन ही है जो कि आपको समझा रही है कि जी उसकी कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। आपने शॉर्ट में यही लफ्ज बता देना है, लैंड वगैरह वो सारा कुछ ना लिखें। ठीक है, ये दो लफ्ज बताने हैं कि जी वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको से, आपके इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि जी कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, तो आपने ये बता देना है कि जी ये प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, उसकी कौन सी, ये प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। ये उसकी प्रॉपर्टी है कि ऑल मूवेबल आर इमूवेबल, आर मूवेबल आर इमूवेबल। ठीक है, वो बिलोंगिंग टू जजमेंट डाटा, बिलोंगिंग टू जजमेंट डाटा। ठीक है, कि आपका बिलोंगिंग टू जजमेंट के क्या मतलब कह रहा है, कि वो आपका कह रहा है कि जी, ठीक है, कि बिलोंगिंग टू जजमेंट का क्या मतलब है, कि जो वो प्रॉपर्टी जजमेंट डाटा के नाम पे हो। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर के नाम पे हो, वो हो सकती है। ठीक है, जजमेंट डेटर के नाम पे हो। अब सपोज कि वो प्रॉपर्टी उसकी बीवी के नाम पे नहीं हो सकती, वो प्रॉपर्टी उसके दूसरा उसके बच्चों के नाम पे है, या उसके भाई के नाम पे है, या उसके किसी मतलब और किसी के नाम पे है, वो नहीं अटैच हो सकती। वो सारी प्रॉपर्टी जो कि उसके अपने नाम पे है वो अटैच हो सकती है, वो अटैच हो सकती हैं, उसके अलावा नहीं हो सकती। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन आपका सिंपली यही होगा कि जी ऑल सेलेबल प्रॉपर्टी, ऑल सेलेबल प्रॉपर्टी whether movable or immovable belonging to judgment debtor, वो कैन बी अटैच्ड। ठीक है, कैन बी अटैच। ठीक है, अब ये क्या था, ये है जनरल रूल, ये क्या है, जनरल रूल है, ये जनरल रूल है, ये आपका जनरल रूल है। अब इसकी एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन ये है कि जी एक्सेप्शन में आपको बता दूं कि उसमें कहता है कि जी उसके जो सीड्स वगैरह हैं, उसके जो कोई घर के बर्तन वगैरह हैं वो नहीं होंगे। उसके अलावा मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, क्या कहता है जनरल रूल, क्या था, ऑल सेलेबल प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल कैन बी अटैच्ड, ये तो है जनरल रूल। और एक्सेप्शन क्या है, वो जनरल रूल है कि सारी उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, कौन सी,
following particular shall not be liable to such attachment or sale, namely all necessary wearing apparels, कि उसके जो पहनने के कपड़े हैं वो नहीं मतलब वो पहनने वाली चीजें हैं जो कि जरूरी हैं वो नहीं मतलब अटैच की जाएंगी, या कुकिंग और उसके किचन के कोई बर्तन वगैरह हैं वो अटैच नहीं किए जाएंगे, सोने के कोई कपड़े वगैरह हैं वो नहीं अटैच किए जाएंगे, या जजमेंट डाटर के या उसकी वाइफ के, ठीक है, या कोई सोना है ऑर्नामेंट्स हैं इन अकॉर्डेंस रिलीजियस यूजेज कैन नॉट बी पार्टेड बाई विद वुमेन, कि वो जो कुछ जेवरात वगैरह उसकी बीवी ने पहने हुए हैं, ठीक है, वो भी अटैच नहीं की जा सकते। उसके बाद कहता है कि जी कोई टूल्स या जजमेंट डेटर्स आर is an agriculture his implements of husbandry such as cattle या seed grain may in opinion court necessary for enabling to his earn his livelihood, कि कहता है कि जी कुछ ऐसे हस्बेंड्री औजार वगैरह या कैटल वगैरह, जैसे वो बंदा खेती बाड़ी करता है तो उसके जो बैल हैं तो जैसे वो हल चलाता है वो नहीं अटैच किए जाएंगे, वो बंदा खेती बाड़ी करता है तो उसके घर में एक ट्रैक्टर है हल क्रॉस है वो अटैच नहीं होगा, जिससे कोर्ट को लगता है कि जी ये तो उसका रोजी रोटी है, इससे तो वो रोजी कमाता है, वो अटैच नहीं होगा, वो अटैच नहीं होगा। ठीक हो गया। आगे कहता है बी नेसेसिटी फॉर अर्निंग लिवलीहुड सच एज पोर्शन ऑफ agricultural produce of any class of produce which may be declared be free from liability under the provision of next following section, कि जी वो जो होंगे उनको मतलब किया जाएगा कि वो इस सेक्शन में नहीं आएंगे, मतलब उन चीज़ों को कोर्ट अटैच नहीं करेगी, क्या चीज़, कोई आलात वगैरह ज़रात के आलात वगैरह, ठीक है, या कोई अगर वो एग्रीकल्चर से वो ज़रा मतलब फार्मर है किसान है और वो कोई मतलब काश्तकारी के लिए कोई खेतों में हल चलाने के लिए कोई कैटल्स इस्तेमाल करता है जैसे बैल वगैरह, या आपका कोई ट्रैक्टर या हस्बेंड्री वगैरह है जिससे वो रोजी रोटी कमाता है,